हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए सीपीसी में हम लोगों ने कल के लेक्चर में सेक्शन 2 को कंप्लीट किया था। सेक्शन 2 क्या था? डिफिनीशन खंड था, जहां हर प्रकार की डिफिनीशन बताई गई थी। लगभग 20 थी डिफिनीशन, जिसमें शब्दों के बारे में बताया गया था कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आज जो लेक्चर है हमारा, ये सेक्शन 3 से लेकर हम लोग सेक्शन 8 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 3 to 8 आज हम लोग कवर करेंगे। आज हमारा जो प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी है, जो हमने बताया था आपको सेक्शन 1 से लेकर 8 तक, आज कंप्लीट रहेगा। कल से हम लोग नए सेक्शन को देखेंगे। तो आज हमें कवर करना है 3 से 8 तक। तो सेक्शन 3 को हम देखते हैं कि 3 आखिर कहता क्या है। ध्यान से समझिए, प्री का क्वेश्चन आपका पूरा यहां बनता है, तो समझिए ध्यान से। सेक्शन 3 बात करता है न्यायालयों की अधीनस्थता की, कि कौन सा न्यायालय किसके बाद होगा, ये बताता है। अधीनस्थता मतलब क्या होता है कि सबऑर्डिनेशन। ठीक है, कौन न्यायालय किसके सबऑर्डिनेट में होगा, ये बात कौन करता है? ये सेक्शन 3 करता है। ये प्री का क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान से आप समझे रहिए। यहाँ पूछा जाता है कि न्यायालयों की अधीनस्थता या सबऑर्डिनेशन के बारे में कौन सा सेक्शन प्रावधान करता है, तो आप बताएंगे सेक्शन 3 करता है। अब जो हायरार्की है उसको ध्यान में आप रखिएगा कि कैसे कैसे कौन सा न्यायालय है, फिर इसके बाद कौन सा न्यायालय है, फिर उसके बाद कौन सा न्यायालय है, ये चीज माइंड में आप रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। आपको पता होगा कि पूरे मतलब भारत में एक न्यायालय जो सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है, कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये पूरे भारत का सिर्फ एक न्यायालय होता है। ठीक, सबसे बड़ा न्यायालय। अब अगर अपील यहां की गई है तो फिर अब इसके विरुद्ध अपील फिर अब नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये आखिरी द्वार है, ये आखिरी पड़ाव है। अब इसके बाद फिर कोई रास्ता नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर अपील आप फिर ऊपर नहीं जा सकते। इसके बाद फिर कोई कोर्ट नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, क्लियर? तो भारत में अगर कहा जाए तो कौन है न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से आप नीचे जब आएंगे तो ये तो हुआ पूरे भारत में। अब समानतः प्रत्येक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, जिसे उच्च न्यायालय हम कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन आया? हाई कोर्ट आया। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक राज्य में समानता होती है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम कहते हैं जिला न्यायालय। हाई कोर्ट क्या हुआ? प्रत्येक राज्य में होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ होता है? लगभग प्रत्येक जिले में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रत्येक जिले में होता है। ध्यान रहे कि जिले में क्या कौन होता है? पीठासीन अधिकारी बैठते हैं। पीठासीन प्रत्येक जिले में होते हैं। पीठासीन अधिकारी को ही क्या कहते हैं? जिला न्यायाधीश होते हैं। पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं? जिला न्यायाधीश होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, जिन्हें डीजे कहा जाता है। ठीक है, जब आप एचजेएस हायर जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, जिसमें 35+ के ऊपर का एग्जाम होता है, एज की बात करें तो जब आप एचजेएस का एग्जाम देते हैं तो आप एडीजे बनते हैं। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। फिर उसके बाद प्रमोशन होके आप डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे। ठीक है, तो ये कौन होता है? ये डीजे होते हैं, जिला न्यायाधीश। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो जिला न्यायाधीश होता है, इसके 2 रूप होते हैं। कौन कौन से 2 रूप है एक व्यक्ति, मगर जगह पर वो रूप ही बदल जाता है उनका। कैसे? जब वही जिला न्यायाधीश सिविल मैटर को देखते हैं तो उन्हें क्या पुकारा जाता है? जिला जज के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यहां पे ध्यान रखिएगा कि जब जिला न्यायाधीश है सिविल मामले को देखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जिला जज कहा जाता है। जब वही व्यक्ति यदि क्रिमिनल मैटर देखता है तो उसे क्या कहा जाता है? सेशन न्यायाधीश अर्थात सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा यहां पर, सिविल और क्रिमिनल, कि कब इन्हें जिला जज कहा जाता है, कब इन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा।
दूसरी चीज आप समझिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इन्हें प्रारंभिक और अपीली दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। कहा जाता है ना कि प्रारंभ तौर पर आप जो वाद है दाखिल करिए, तो यहां भी कर सकते हैं, और इसकी अपील कहाँ जाएगी, अपील ऊपर जा सकती है। ठीक है, इससे भी नीचे कोर्ट होते हैं, इनकी अपील इनके पास आ सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आ सकती है। ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो जिला न्यायाधीश डीजे के बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रावधान किया गया है जिला न्यायाधीश। ठीक है, जिला न्यायाधीश के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रावधान किया गया है, किया भी गया है या नहीं किया गया है, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके नीचे हम चलें तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट आती हैं, लघुवाद न्यायालय आती हैं, छोटे छोटे कोर्ट बने होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं स्मॉल कॉज, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में होते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट होती है, तो आप बताएंगे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है, अर्थात हाई कोर्ट के नीचे होता है कौन, जिला न्यायालय होता है। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो लघुवाद न्यायालय है वो किसके सबऑर्डिनेट होती है, तो आप बताएंगे ये जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट है ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के अधीन होता है कौन, स्मॉल कॉजेस कोर्ट। ठीक है, इसके अंडर में होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी हायरार्की है जो कि सेक्शन 3 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात नहीं की गई है, ये मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए हाई कोर्ट की तो बात की गई है, मगर यहां सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की गई है, तो ये भी आप जानते रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्मॉल कॉजेस कोर्ट। ठीक है, ये सेक्शन 3 आपका। सेक्शन 3 में अधीनस्थता की बात हो रही है, सबऑर्डिनेशन की बात हो रही है। आपको पता है कि सीआरपीसी में भी ऐसा कुछ प्रावधान है, और कहां कहां किया गया है, क्या ये पता है आपको? तो सीआरपीसी में कहां कहां किया गया है, एक बार आप समझिए कि सीआरपीसी में कहां है। देखिए, सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे, सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसी सबऑर्डिनेशन के बारे में कहां कहां प्रावधान मिलेगा। सेक्शन 10, सेक्शन 15, सेक्शन 19, सेक्शन 23। ठीक है, इन सेक्शनों में सबऑर्डिनेशन की बात की गई है, यहां इनके प्रारूप देखने को मिलेंगे, इनकी झलक आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह आप देखिए, ये सीपीसी का मैटर हो गया, सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन के बारे में। इसी से संबंधित सीआरपीसी में हमने कहा देखा सेक्शन 10, 15, 19, 23। एक बार आप देखिएगा कि क्या वहां पर कहा गया है। ठीक है, जब हम सीआरपीसी का पढ़ाएंगे तो वहां भी हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक, तो ये बात हुई सेक्शन 3 न्यायालयों की अधीनस्थता के बारे में। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है सेविंग्स। सेविंग्स की चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जब हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा रहे थे तो उसी समय हमने सेविंग्स का के बारे में भी हमने बता रखा है, तो इसको यहां नहीं बताते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बात कर रहा है, संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। कैसी संहिता, कौन सी संहिता, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की बात हो रही है यहाँ पे। संहिता मतलब कौन सी, सिविल प्रक्रिया संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। पहले आप ये समझिए कि राजस्व न्यायालय क्या है। देखिए, एक अलग से न्यायालय बनाया गया है। एक तो देखिए सिविल कोर्ट होता है, ठीक है, वहां क्या है, अधिकार दायित्व से संबंधित आपके मैटर हैं तो वो कहाँ जाएंगे, सिविल कोर्ट में। वो डिसाइड कर दिए गए कौन सा मैटर आपका सिविल कोर्ट में जाएगा, कौन सा अन्य कोर्ट में जाएगा। तो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत कौन से मैटर जाते हैं कि ऐसी कोई भूमि होती है जिसपे जो भूमि कृषि से संबंधित है, और उस भूमि पे क्या है, विवाद क्या है, भाटक से संबंधित है, रेंट से संबंधित है, राजस्व से संबंधित है, लाभ से संबंधित है। तो ऐसे मैटर, ठीक है, कहाँ जाएंगे, राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
जो कृषि प्रयोजन के रूप में भूमि का प्रयोग किया जा रहा है, उस भूमि के यदि लगान से संबंधित है मैटर तो कहा जाएगा राजस्व न्यायालय के अंतर्गत। रेंट से संबंधित मैटर है तो कहा जाएगा राजस्व न्यायालय। राजस्व से संबंधित है खुद तो वो तो जाएगा ही जाएगा राजस्व न्यायालय, और लाभों के अंतर्गत उससे संबंधित है तो जाएगा राजस्व न्यायालय के अंतर्गत। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब कभी अधिकार और दायित्व से संबंधित कोई मैटर उत्पन्न होता है, ठीक है, जहां कोर्ट को अधिकार और राइट और लायबिलिटी से संबंधित मैटर को देखना होता है तो वो कहा जाता है सीपीसी के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं इसी से संबंधित कि मान लीजिए कि एक यहां पर भूमि है, ठीक है, ये एक भूमि है, यहां कुछ भाई हैं, मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक है, यहां पे 2 भाई हैं ये, और 2 भाइयों एवं राज्य सरकार, एक ये हो गए, ये कौन है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। किस चीज को लेकर, 2 भाइयों और ये एक भूमि है, ठीक है, कृषि प्रयोजन की भूमि, ध्यान रखिएगा कृषि प्रयोजन की भूमि है, यहां 2 भाइयों और राज्य सरकार के मध्य भूमि के लगान को लेकर या राजस्व को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस भूमि जो भूमि है, लगान या राजस्व को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ तो यह विवाद किसके द्वारा निपटाया जाएगा, यह विवाद राजस्व न्यायालय के द्वारा निपटाया जाएगा। क्यों निपटाया जा रहा है, क्योंकि जो भूमि है जो किससे संबंधित है, वो कृषि से संबंधित भूमि, कृषि प्रयोजन की भूमि है, और ऐसी भूमि भाइयों और स्टेट गवर्नमेंट के बीच विवाद से संबंधित है। और ऐसा विवाद कैसा विवाद है, ये कैसा लगान से संबंधित विवाद है या राजस्व से संबंधित यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ है, तो ये इन विवादों का निपटारा कौन सा न्यायालय करेगा, ये राजस्व न्यायालय ऐसे मामलों का निपटारा करेगी, ये ध्यान रखिएगा। वहीं एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि यहीं एक भूमि है और यहाँ पे 2 भाई हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों भाइयों के बीच इस भूमि के स्वामित्व को लेकर लड़ाई है कि भाई इस पे या कब्जे को लेकर लड़ाई है। मान लीजिए तो भाई ए कहता है मेरा कब्जा, बी कहता है मेरा कब्जा, तो यहां कब्जे को लेकर विवाद है, तो ऐसा विवाद राजस्व न्यायालय में नहीं जाएगा। ध्यान रहे, ऐसा विवाद कहां जाएगा, ये सीपीसी के अंतर्गत इसको देखा जाएगा। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस वाद का निर्धारण किया जाएगा। ठीक, ये चीज आपका यहां पर कहा गया है। देखिए, राजस्व न्यायालय के संबंध में एक चीज और बताई गई है कि राजस्व न्यायालय में जो लोकल लॉ है, लोकल लॉ जहां जहां लागू है, ठीक है, वहां राजस्व न्यायालय के अंतर्गत मैटर जाएगा। लेकिन जहां लोकल लॉ नहीं है, लोकल लॉ मौन है, मान लीजिए वहां कोई ऐसी विधि नहीं है, तो उस मैटर को कौन देखेगा, सीपीसी के अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है, जहां लोकल लॉ मौन है, जहां कुछ नहीं बताया जा रहा है, अधिनियम ही नहीं है, तो वहां वो मैटर कौन देखेगा, सीपीसी देखता है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वो मैटर देखा जाता है। तो कुल मिला के आप बस ये समझ लीजिए, सेक्शन 5 में संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना की बात की गई है। इसमें बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है कि एक लाइन सिर्फ पूछी जाएगी, यही खाली आप याद रखेंगे। प्री का क्वेश्चन बनता है, मेंस नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 3, 4, 5 ये 3 हो गए। अब आइए सेक्शन 6, इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 आप जुरिडिक्शन की बात करता है, क्षेत्राधिकार की बात करता है। कौन से क्षेत्राधिकार, अभी हम देखते हैं। क्षेत्राधिकार पहले आप समझिए कितने प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं, किसी न्यायालय के लिए कितने प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के हैं। एक है सब्जेक्ट मैटर, दूसरा टेरिटोरियल, तीसरा पिक्यूनरी, चौथा ओरिजिनल। सब्जेक्ट विषय वस्तु, टेरिटोरियल स्थानीय, पिक्यूनरी आर्थिक, ओरिजिनल आरंभिक। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके क्षेत्राधिकार होते हैं। इन क्षेत्राधिकार में किसी एक क्षेत्राधिकार की बात सेक्शन 6 करता है। कौन से क्षेत्राधिकार की बात करता है, तो ये बात करता है पिक्यूनरी की, इसकी बात करता है। कौन, सेक्शन
सेक्स बात करता है। आर्थिक कह लीजिए या धन संबंधी, ठीक है, धन संबंधी क्षेत्राधिकार मतलब क्या है? यहां यह कहा जा रहा है कि जब मामला कोर्ट के अंतर्गत जाता है तो वहां पहले न्यायालय यह देखता है जो सब्जेक्ट मैटर जो लेकर आया है, जो विवाद उत्पन्न हुआ सब्जेक्ट मैटर को लेकर, उसका धन संबंधी क्या है, कितना वो धन संबंधी आपका मैटर देख सकता है वह न्यायालय, उसको वो पहले चेक करता है। उसी हिसाब से वह कोर्ट उस कोर्ट में मामला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिससे आप समझ सकेंगे। मान लीजिए कि यहां ए कोर्ट है, बी कोर्ट है, सी कोर्ट है, डी कोर्ट है, यहां बता दूं ए बी सी डी ई, ठीक है। ये मान लीजिए 1 से 2 लाख का मामला, ये 2 से 3 लाख का मामला, 3 से 4 लाख का मामला, ये कहां से 5 से 6 लाख का मामला देखते हैं। हाँ 4 से 5 लाख का मामला देखते हैं ये, ठीक है। और ये कहां तक 4 से मान लीजिए 6 लाख का मामला देखते हैं। अब ध्यान समझिए, कोई मामला कोर्ट के पास गया, ठीक है, और कोई ये विषय वस्तु है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये मान लीजिए 5 लाख की है। तो अब जो न्यायालय 5 लाख तक का मुकदमा देखता है, वाद को सुनेगा, वही वह वाद जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से तय होगा। सब्जेक्ट मैटर मान लिया कि 5 लाख रुपए है, जो विवाद उत्पन्न हुआ, जिस चीज को लेकर उत्पन्न हुआ, वो कितना है, वैल्यू 5 लाख है। अब 5 लाख के हिसाब से वाद कहां जाएगा बताइए? यहां ये सब कोर्ट है, ए बी सी डी ई, ये सब कोर्ट है। तो मामला ये हमारा कहां जाएगा? मामला हमारा देखिए यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। यहां 4 से 5 लाख रुपए है तो 5 है ना यहाँ पे, तो 5 लाख तक ये भी देख सकते हैं कोर्ट डी जो है, और ये भी ई भी देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से किस में कौन सा कोड देखेगा? ध्यान रहे कि सेक्शन 6 को सेक्शन 15 के साथ पढ़ते हैं, सेक्शन 15 के साथ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि तभी आपको इसका जवाब मिलेगा, अन्यथा जवाब नहीं मिलेगा आपको। समझिए ध्यान से कि जो मामला जो गया, विषय वस्तु कितना 5 लाख रुपए, कौन सा कोड देखेगा? डी देखेगा कि ई देखेगा? प्रॉब्लम ये है, अब आप अगर यहां ई के पास ले जा रहे हैं, ई नाम के कोर्ट में, तो सेक्शन 15 कहता है कोई भी वाद संस्थित करेंगे तो आप सबसे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित करेंगे। तो इससे निम्नतम श्रेणी का न्यायालय कौन है? ये है, डी है। इनसे पहले डी आते हैं, तो 4 से 5 लाख तो वो मामला देख ही रहा है, तो कहां बात दाखिल करेंगे आप? डी में दाखिल करेंगे, न कि ई में दाखिल करेंगे। हालांकि ई भी देख सकता है, लेकिन सेक्शन 15 ऐसा कह रहा है आपको कि जो वाद आप दाखिल करेंगे वो सबसे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दाखिल करेंगे, इसलिए आप यहां डी में उस वाद को दाखिल करेंगे। तो यही आपका जो है आर्थिक क्षेत्राधिकार या धन संबंधी क्षेत्राधिकार बताया जाता है कि इस कोर्ट को कहां तक के, कितने तक के आपका धन संबंधी क्षेत्राधिकार है, उसी हिसाब से वो मामला उस कोर्ट में ले जाया जाता है। तो यहां देखा जाता है कि भाई यहां 4 से 5 लाख रुपए इस कोर्ट को सुनने का अधिकार है मैटर को, तो वहां उस हिसाब से उस मामले को कहां ले जाएगा? उस कोर्ट में ले जाया जाएगा, ठीक है। तो धन संबंधी अधिकारिता क्या होती है आप समझ चुके होंगे। ये जो धन संबंधी सेक्शन 6 है वो धन संबंधी अधिकारिता की बात करता है, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की बात सेक्शन 6 करता है कि भाई वह कोर्ट कितना धन संबंधी आपका मामला देख सकता है, यही बात सेक्शन 6 में बताई गई है। कैसे डिसाइड होता है? वो सब्जेक्ट मैटर से डिसाइड होता है कि जब कोई विवाद उत्पन्न हुआ, वो विवाद कहाँ गया? न्यायालय में गया, और यह देखा जाएगा कि उस सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी है, उस न्यायालय को क्या वो उस मामले को देख सकता भी है कि नहीं देख सकता है। मान लीजिए कि ये 4 से 5 लाख रुपए तक का मामला देख सकते हैं और जो सब्जेक्ट मैटर है वो 10 लाख रुपए का है, तो इनके पास वो मामला नहीं जाएगा।
क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इनकी भाई वैल्यू ही, इनकी जो कैपेसिटी है वो 5 लाख तक, अधिकतम 5 लाख तक देखने की है। तो उस मामले को ये हैंडल नहीं करेंगे, कोई अन्य न्यायालय हैंडल करेगा जो 10 लाख रुपए तक का मामला देख सकता है। क्लियर बात? यही सेक्शन 6 बताया गया है और सेक्शन 6 को जब भी आप पढ़ेंगे सेक्शन 15 के साथ पढ़ेंगे। ठीक, जो 15 क्या कहता है? कोई भी वाद आप दाखिल करेंगे सबसे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में सबसे पहले आप दाखिल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 6 और 15 एक साथ आप पढ़ते हैं। अब आप समझिए आगे के जो 2 सेक्शन है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, सिर्फ एक लाइन आपको पढ़ के निकल जाना है, इसमें बहुत कुछ नहीं सोचना है आपको। जैसे मैं आपको बताऊं, जो सेक्शन 7 है ये प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 7 सिर्फ ये याद करें, इंग्लिश वाला इंग्लिश अपना देख लेंगे, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय क्या है। ठीक है, ये सेक्शन 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की बात करता है। किस ऑर्डर के साथ पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर 50 में यही बात कही गई है। टोटल कितने ऑर्डर हैं हमारे यहाँ सीपीसी में? टोटल 51 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो 50 कौन सा हो गया? अर्धशतक किसने मारा? प्रांतीय लघुवाद न्यायालय ने मारा। ठीक है, इसी लगे हाथ। देखिए पढ़ने और पढ़ाने का तरीका ये होना चाहिए सीपीसी में खासकर कि जब आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं तो वो सेक्शन यदि ऑर्डर से लगा हुआ है उसको ऑर्डर के साथ देखना है, तो उसी लगे हाथ उसको पढ़ ले जाइए। फायदा आपका ये होगा कि सेक्शन तो आपको याद होगा ही होगा, उसके साथ साथ आप ऑर्डर को भी पढ़ ले जाएंगे। और एक काम आप ये करिएगा, जब आप बेयर एक्ट खोलिएगा और सेक्शन आप देखेंगे प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, वहीं पर प्लस मार के आप लिखेंगे ऑर्डर 50। इससे ये होगा जब जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तब तब आपको ये याद दिलाएगा सेक्शन 7 कि हमको भी देख लीजिए ऑर्डर 50 में हम हैं, ये याद दिलाएगा आपको। ठीक है, तो ये पढ़ने का एक तरीका होता है। तो ये ऑर्डर 50 में क्या हुआ? प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की बात की गई है, यही चीज सेक्शन 7 में बताई गई है। इसके बाद हम आते हैं तो सेक्शन 8 होता है। 8 में क्या बताया गया? प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय की बात की गई है। ये किस ऑर्डर में है? तो ऑर्डर 51 में बताया गया। क्लियर? तो इस तरह से आप 2 ऑर्डर को एक साथ पढ़ चुके हैं। ऑर्डर 50 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, ऑर्डर 51 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। ठीक है, 2 ऑर्डर आपके तैयार। क्लियर? तो इस तरह आप सेक्शन के साथ ऑर्डर को भी पढ़िए और जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां मैं आपको बताता चलूंगा। इससे पहले भी लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि कहां कहां ऑर्डर किसको किस साथ पढ़ना है। ठीक है, जैसे ऑर्डर 20 हमने पढ़ाया था, निर्णय और डिक्री एक साथ। ठीक है, कि कहाँ निर्णय है, कहाँ डिक्री बताई गई है और निर्णय डिक्री कहाँ किस ऑर्डर में बताई गई है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पढ़िए वहीं ऑर्डर बता दिए कि इस ऑर्डर में ये बात भी कही गई है, सिर्फ हेडिंग बस और कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा, आप याद कर सकेंगे उस चीज़ को। तो इस तरह आपने क्या देखा, सेक्शन 3 से सेक्शन हम लोग 8 तक यहाँ तक हमने कवर किया है। अब आगे की जो सेक्शन 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप पढ़ के आइएगा। तो अब कल के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 9 की बात करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।